तो देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनावों को लेकर के जिस तरीके से मतदान जारी है, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो आज हरियाणा की भी 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं मेहमानों के साथ में। राज बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। रविंद्र त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका भारत एक्सप्रेस में। साथ में मेरे साथ में कुछ मेहमान हैं। आकाश जाधव जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। साथ में मेरे 2 सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर से, और राहुल पांडे मेरे साथ जुड़े हैं मछली शहर जौनपुर से। मैं पहले सुल्तानपुर और मछली शहर का रुख कर लेती हूं। रजनीश, पहले आपका रुख करते हुए किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था आप मेनका गांधी से बात कर रहे थे। लोग क्या ठीक ठाक संख्या में पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों तक? क्योंकि यूपी के जो शुरुआती चरणों में हमने वोटिंग ट्रेंड देखे थे, संतोषजनक नहीं थे। देखिए, जो आपने पूछा कि वोटिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि दोपहर में ऐसे भी जो मत प्रतिशत है वो कम हो जाता है, जो एक इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंज है और स्थानीय नेताओं के लिए भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ चूंकि मैं उस बूथ पे खड़ा हूँ जो शहर के बीचों बीच स्थित है, सुबह हमने ग्रामीण क्षेत्र से भी रिपोर्टिंग किया था, अब सन्नाटा फैला हुआ है। कारण साफ है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, लोगों को बूथ तक आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन उनके घर तक रेड कारपेट तो बिछाएगा नहीं, लेकिन लाख अपील क्या कहा कि लोकतंत्र के ये बड़े महाउत्सव में आपको भागीदार होना चाहिए। लेकिन लोग कितना आएंगे, लेकिन वोट प्रतिशत जो है धीरे धीरे देखते हैं कि 2019 का आंकड़ा छू पाता है कि नहीं छू पाता है। लेकिन प्रीति, इसी समय एक हमारे साथ आप इधर आ जाओ, फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार मतदान कर रही है। देखिए प्रीति, अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या खास मुद्दा रहा? लड़कियों को की सुरक्षा का मुद्दा है, वुमेन के लिए नौकरियों का मुद्दा है बहुत बड़ा मेरे लिए मेन। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि नौकरियां लड़कियों के लिए होनी चाहिए, और सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मोदी जी ने तो काफ़ी काम किया है, तो मैं तो उन्हीं को दे रही हूँ वोट, बीजेपी। मोदी जी को वोट दे रही है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो दावा कह रहे हैं कि जो हमारे पास एजेंडे, जो चुनौतियाँ थी उसी पर, हालांकि चूँकि मैं बूथ के अंदर हूँ, किसको मतदान दी नहीं मतदान दी थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर। लेकिन यहाँ तमाम ऐसी सुखद तस्वीर आई प्रीति कि कुछ लोग व्हील चेयर से भी मतदान करने आए। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्ट कर रहा था तो अच्छी खासी भीड़ थी, क्योंकि ग्रामीण बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में लोग लोकतंत्र के प्रति या कह सकते हैं कि वो डाइनिंग टेबल में बैठ कर डिस्कशन तो करते हैं, सरकार किसकी अच्छी होगी, कौन बनेगा, क्या होगा, लेकिन जब उनको बूथ तक आना होता है तो उनको गर्मी, सर्दी, बरसात सब सताने लगती है। लेकिन मौसम का जो फैक्टर है वो हावी हो जाता है। लोकतंत्र के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने से अक्सर अर्बन वोटर्स जो हैं इन स्थितियों में चूक जाते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास रजनीश। मैं यहाँ पर मेरे दूसरे सहयोगी का भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ राहुल जुड़े हुए हैं मछली शहर जौनपुर से। राहुल, मछली शहर की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मतदान को लेकर के कितना उत्साह वोटर्स में, या जैसा रजनीश भी बता रहे थे कि क्योंकि दोपहर हो चुकी है, सूरज सर चढ़ चुका है, अब वोटर्स की संख्या कुछ कम पोलिंग बूथों पर रुख करती हुई। प्रीति, देखिए इक्के दुक्के वोटर हैं जो भी अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, और मताधिकार का प्रयोग के बाद ये वापस आए हैं। हालांकि बता दूं कि यहाँ 37% मतदान हो चुका है, और मछली शहर ऐसा इस बार सीट है जो कांटे की टक्कर है। पिछली बार सिर्फ 183 वोटों से जो वर्तमान सांसद बीपी सरोज हैं वो चुनाव जीते थे, और इस बार फिर कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन और बीजेपी में सीधा नेक टू नेक फाइट है। हालांकि यहाँ के लोगों से जान लेते हैं हम कि इस बार का क्या माहौल है और किन मुद्दों पर इन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले आपने मतदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है? हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान किए हैं, और मोदी जी के अच्छे विकास के लिए हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मतदान किए हैं। पिछली बार बहुत मुश्किल से जीत पाए थे बीपी सरोज, इस बार क्या हालात है? इस बार तो बहुत वोट से जीतेंगे बीपी। काम वाम किया है कुछ? काम वाम किया? काम तो बहुत किए हैं भाई, प्रधानमंत्री योजना से सब जितने हमारे रहे सब काम हुआ है, और बहुत वोट दिया है। सब लोग परसेंटेज गिनेंगे, टोटल बीजेपी जीतेगी यहाँ। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ, बीजेपी का सबसे अच्छा है। यहाँ के गरीब बहुत जनता ही खुशहाल है, और बीजेपी के कार्यकर्ता सब एकदम अच्छे। पोलिंग एजेंट भी लग रहे हैं? हाँ, बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, इसीलिए बीजेपी को जिता रहे हैं? नहीं,
लेकिन क्या माहौल है यहाँ का चूंकि मैं मतदान आपके पास में मेरे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। आकाश यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आकाश जी, आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? अब जो छठे चरण में मतदान हो रहा है वो किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मैं जनता को सुन रही थी, जनता तो विकास का मुद्दा बता रही है और सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। हालांकि कमोबेश इसी लाइन पर आप लोग भी चुनाव प्रचार करते नजर आए, लेकिन जब बात देश की होती है तो लोग खुलकर कहते हैं कि हमारा वोट मोदी के साथ। प्रीति जी, जी भाजपा की जो बी टीम है और सहयोगी है अभी तक का चुनाव आयोग और मीडिया आयोग, ये तो यही बताने के लिए कोशिश कर रहा है, और देश के चाणक्य जो है तो अमित शाह जी, वो पूरी कोशिश, नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से तिकड़मबाजी करके चुनाव जीते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। मैं आपको सच्चाई बता दूं, पहले 4 चरण में जो 1,07,00,000 वोट चुनाव आयोग ने 17C को कंफर्म नहीं करते हुए रियल टाइम डाटा के अलावा जो बढ़ोतरी दी है, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा संदेह देश के अंदर उपस्थित हुआ है जो, लेकिन पहले चरण से अभी तक देश के अंदर मोदी विरोधी लहर है, ये तय है, और 5वें चरण तक इंडिया गठबंधन लगभग, लेकिन आकाश जी, बीजेपी के खेमे से भी तो यही दावा किया जा रहा है, बीजेपी के खेमे से भी यही दावा किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ होने वाला है, गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा, लोग दिखाई नहीं देंगे, विपक्ष पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, न नीति है न नेता हैं। आप कुछ और दावा कर रहे हैं। प्रीति जी, 380 का दावा जो अमित शाह जी इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, उसके पीछे का राज ये है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राज भी पूरा नहीं होने वाला है। जो 7-8% वोटों की बढ़ोतरी उन्होंने की है, जिसके ऊपर संदेह उपस्थित हुआ, उससे ज्यादा उनके खिलाफ वोट हुआ है, फिर भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और नेता और नीति की आप बात करते हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट है, और इस देश का पंतप्रधान 7वीं फेल है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की झूठी डिग्री लेके कांग्रेस पार्टी से आप राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं, लेकिन मैंने तो चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री को ये भी कहते सुना। लौटूंगी आपके पास में मैं, आकाश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के ही चुनाव प्रचार के दरमियान मैंने कहते हुए सुना कि गाय ने दूध दिया नहीं और घी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इंडी गठबंधन में इतने नेता हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश को देने को तैयार हैं। क्या जनता ऐसे गठबंधन को वोट कास्ट करेगी? मेरे साथ अजय सहरावत जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, मैं उन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेती हूं उसके ऊपर। अजय जी, आकाश जी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम पा रहे हैं आप? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी इस बार जो नारा लगा रही है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। प्रीति जी, अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो क्या कहना, उनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी अपशब्द इस्तेमाल करते हुए, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सेकंड नहीं सोचते, जबकि उन्हें पता है कि वो 2 टर्म से सरकार से बाहर है और जनता उनसे इतनी नाराज है कि उन्हें मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह से हराया, उन्हें छत्तीसगढ़ में भी बुरी तरह से हराया, उन्हें राजस्थान में भी बुरी तरह से हराया, और देश के हर स्टेट में जहां जहां कांग्रेस एक बार हारी, आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, वो कई सालों तक वापस लौट नहीं पाई है। दिल्ली में आज उनका एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, काउंसिलरों में भी कोई उनकी गिनती नहीं। ऑलरेडी कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा पस्त है, और आप पिछली बार का रिकॉर्ड देखिए, ऐसी पार्टी इस तरह की अपमानजनक और अहंकारी बातें कर रही है, जिस पार्टी का अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने का भी हक नहीं था, वो भी उन्होंने कोएलिशन से बनाने की मजबूरी समझी। तो मुझे लगता है जब आप अहंकार में चूर हैं और आप सिर्फ मोदी जी पर ही अपमानजनक टिप्पणी करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, जो कि इनके नेताओं की हमेशा से मंशा रही है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, खुद राहुल गांधी हो, इनके बड़े बड़े नेता खड़गे साहब हो, प्रवक्ता तो क्या ही जाने, प्रवक्ता तो उन्हीं से सीखेंगे जो उनके नेता बोलेंगे। तो जो भाषा इनके नेता बोलते हैं वही भाषा इनके प्रवक्ता बोलते हैं। जो पार्टी पिछली बार 50 सीटें नहीं ले पाई, जो पार्टी देश में कितनी 250 सीटों से ज्यादा फिर तो चुनाव भी नहीं लड़ रही कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बताइए 7 सीटें कैसे जीतेगी? उत्तर प्रदेश में जाकर के जब ये 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ये 80 सीटें कैसे जीतेंगे? जब चुनाव ही नहीं लड़ रही कांग्रेस तो जीतेगी कहां से? तो इनके दावों में तो हवाई है ना। लेकिन अजय जी, आपको लेकर के भी उस खेमे से ये शिकायत और आरोप लगते रहे हैं, सवाल सुन लीजिए, वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ने जब दावा किया, नारा दिया 400 पार का, तो उनके पास इतने कैंडिडेट बीजेपी के पास भी नहीं थे। दूसरे खेमों से जिन कैंडिडेट्स को बीजेपी में शामिल किया, उन्हीं को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। तो आप इन दावों को कितना फिर वजन के साथ रख पा रहे हैं जनता के बीच? आप देखिए, जब ये खुद के नेताओं को तो कुत्ते के साथ बिस्किट खिलाते हैं, तो वो नेता तो इनको छोड़ के भागेंगे ना। और राजनीति में ये कहाँ लिखा है कि वो इनके साथ बंधे हुए कूटे से कि इनके साथ ही रहेंगे?
जब आप अपने नेताओं का अपमान करोगे, और जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने खुले में कहा कि उसी प्लेट से वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, उसी प्लेट से वो मेरे को ऑफर कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का अपमान वो नेताओं का करेगा तो लगता है कांग्रेस के साथ कोई नेता टिकेगा? अब इन्होंने अरविंदर सिंह लवली के साथ क्या किया? अरविंदर सिंह लवली से तो टिकट भी नहीं पूछी, इन्होंने कन्हैया कुमार उतार दिया जो बिहार से पहले हारा हुआ है, इन्होंने उदित राज उतार दिया, वो तो कभी भाजपा से ही सांसद रहे हैं, इनके पास तो खुद के पास प्रत्याशी नहीं है। और ये हमें कहने चले हैं, हम जो 303 सीट पर पिछली बार कायम थे, हम ही तो 400 पार का प्रॉमिस कर रहे हैं ना। इनकी लड़ाई अपनी सीटों की नहीं है कि ये 50 से 60 पे आ जाएंगे कि 70 पे आ जाएंगे। इनकी लड़ाई सिर्फ इतनी हो गई कि मोदी 400 पार ना कर पाए। अगर हमारी कोई 2-4 सीटें कम रह गई 400 पार से, तो कांग्रेस के पूरे प्रवक्ता ये चीज साबित कर देंगे, देखिए हमने कहा था ना 400 पार नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला नैरेटिव ये खड़ा करने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हालत बहुत ही पतली है। उठा रहे हैं रविंद्र जी, पहले आपका रुख करते हुए, यहाँ पर एक तरफ हम मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह देख रहे हैं, तो भदोई जैसी तस्वीरें निराश भी करती हैं। लोगों का ये कहना कि नेताजी आते हैं, वोट मांग के जाते हैं, फिर 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। हालांकि ये बातें तो आम हैं, लेकिन इन चुनाव में हमने ऐसे कई लोकेशंस पर देखा जहां पर जनता ने एकजुट ये फैसला किया कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और कितना निराशाजनक है लोगों का ये उदासीन रवैया? देखिए, ये रवैया है और मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें इसके पीछे का जो तर्क है वो ज़रूर समझना चाहिए जी। और इसीलिए यही एक तर्क है कि कई बार ये तर्क का ही एक विस्तार हुआ है कि नोटा का भी कॉन्सेप्ट सामने लाया है। तो कोई भी उम्मीदवार जो है हम उसको उचित नहीं समझते हैं। तो ये हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसमें क्या देखिए, एक प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और अभी नहीं, बहुत वर्षों से मांगे जा रहे हैं, इंदिरा गांधी की जमाने। अब इसमें क्या हो गया है कि जो सांसद है वो ये सोचता है कि अरे मुझे क्या करना है, मुझे तो फला नेता के नाम पर वोट मिलेगा, तो जाता ही नहीं है। अंत में एक नेशनल नैरेटिव के नाम पर एमपी वोट लेते हैं और उनको लगता है कि जिस गांव में हमें वोट नहीं दिया उसे क्या चिंता है, जब मोदी जी की लोकप्रियता होगी या हमारे उस नेता की लोकप्रियता होगी तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो उस गांव में क्यों जाए। तो ये नेताओं की विफलता है, सांसदों की विफलता है। मैं इसको सिर्फ ग्रामीणों या जिन मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, मैं वो कि उनसे असहमत हूँ, उनको करना चाहिए, लेकिन उनकी बात का जो वजन है उसको भी समझना चाहिए कि आखिर हमारे सांसद जो हैं, जो लोकसभा सदस्य हैं, अब आप देखिए ना, रिकॉर्ड उठाइए, कोई चर्चा नहीं हो रही है कि मोदी जी ने पिछली बार बढ़ा कि सांसदों को एक गांव अडॉप्ट करना चाहिए था। पता नहीं कितने गांव अडॉप्ट हुए और हुआ क्या उनका। कई गांव के बारे में रिपोर्ट आई है कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब इस तरह से अगर हमारे सांसद व्यवहार करेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री की आड़ में छिप के ही वोट मांगेंगे और अपने काम का कोई उनके पास कोई ये नहीं होगा, एजेंडा नहीं होता है या दस्तावेज नहीं होता है या उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि उन्होंने काम किया, तो मतदाता तो निराश होंगे ही होंगे। ठीक है, राज बिहारी जी, आपका रुख करते हुए, यहाँ पर रविंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हमने पिछले चुनावों में देखा था, जिन गांवों को गोद में लिया वहां की तस्वीरें भी जबरदस्त तरीके से आई। कुछ समय तक सांसद साहब गए, वहां पर कुछ काम भी शुरू हुए, तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया और उसके बाद आज वो गाँव राम भरोसे हैं। वहां पर कोई उसके बाद विकास कार्य हुआ नहीं। हालांकि बात विकास की होती है, देश की होती है, और जैसा कि त्रिपाठी जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के पीछे छिप करके लोग सोचते हैं कि वोट तो मिल ही जाएंगे, फिर क्या करना, जहां विरोध भी हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरी जगह पर उसकी भरपाई हो जाएगी। शायद यही वजह है कि वोटिंग ट्रेंड जो है या जो वोटिंग पैटर्न जो है, इन चुनावों में हम कुछ बदला हुआ देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि केवल मोदी सरकार के कार्यों पर वोट स्थानीय स्तर पर नहीं मिलता। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपने सांसदों को निर्देश देते रहे कि भाई आप क्षेत्र में जाइए, काम करिए। और इतना ही नहीं, किसने क्या काम किया है, किसने कितने दौरे किए हैं, किसने क्या क्या रैली कवर की है, कितने लोगों से मिले, ये भी पूरा मॉनिटरिंग की गई थी। उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है हर महीने और इसी रिपोर्ट के आधार पर कौन किसने काम किया है, उनकी टिकटें भी काटी गई हैं। जहां हम भदोई की बात कर रहे हैं, जो भदोई में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनकी टिकट इस बार उनको नहीं चुनाव में उतारा गया है। तो यही वजह है कि जहां जहां जनता की नाराजगी आती है, वहां सांसदों की भी टिकटें कटती हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये फॉर्मूला तो हम पहले भी विधानसभा चुनावों के दरमियान देख चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचना है तो चेहरा बदल दीजिए, कैंडिडेट बदल दीजिए और उसके बाद राष्ट्र का नाम लेकर के जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को पोर्ट्रे करके फिर वोट अपील कीजिए और वो वोटों में तब्दील होता भी है। जनता समझ चुकी है। आप कितनी बार ऐसा ही करेंगे एंटी इनकम्बेंसी से बचने की कोशिश में चेहरा बदलकर, और कोशिश यही कि
नए चेहरे के साथ में जनता के बीच चले जाएं, वोट अपील करें, वो वोटों में अब तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। अगर हम जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में छह सांसदों को टिकट नहीं दिया गया जी। लेकिन उनके खिलाफ ऐसा माहौल नहीं था कि उन पर ये आरोप लगे कि वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा रहे हों, चाहे रमेश बूढ़ी रहे हों। ठीक है, ये गौतम गंभीर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कई जगह क्या नए लोगों को भी मौका देने के लिए नए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। कई बार सीटों में फेर बदल भी किया जाता है, उसके पीछे वोटों का समीकरण भी देखा जाता है। लेकिन जहां तक जनता की नाराजगी की बात है, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी, एक होती है उदासीनता। कि उदासीनता तब होती है कि जब बहुत जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे आपके मतदाता भी कह रहे हैं कि नारी सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था यूपी में हुई है, विकास हुआ है, महंगाई भी लोग मुद्दा मान रहे हैं, लेकिन महंगाई कांग्रेस मुद्दा बना रही है, बेरोजगारी मुद्दा बना रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जैसे मतदाता कह रहे हैं कि हम देश के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, महंगाई उनके लिए मुद्दा है, लेकिन वो देश के लिए वोट कर रहे हैं। मोहित मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, यहाँ पर आपने 10 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और मैंने देखा कि बहुत भावुक भी हुई उनकी पत्नी। किस तरीके से आप वोटिंग ट्रेंड देख रहे हैं और दिल्ली में जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट कास्ट कर रही है, जरा समझना चाहूंगी। और हालिया दिनों में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिली, उसका फायदा किसको मिलता दिख रहा है या उसका असर है या नहीं है, समझना चाहूंगी। देखिए प्रीति, आपने 2 सवाल पूछे और अच्छी बात यह है कि दोनों वाजिब सवाल हैं। दोनों का जवाब मैं एक एक करके देता हूं। आपने सबसे पहले पूछा कि स्वाति मालीवाल वाला जो इंसिडेंट हुआ उसका क्या असर हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि उसका असर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और देखिए ठीक है, ये थोड़ा सा जवाब पॉलिटिकल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जिससे मैंने जिसका जवाब लिया था वो व्यक्ति पॉलिटिकल था, वो परिवार पॉलिटिकल था। श्याम जाजू जो कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बहू से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो महिलाएं अपने दिल्ली में ही सुरक्षित नहीं है, सीएम आवास के अंदर जिनके साथ मारपीट होती है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि फिर मैं कम से कम उस पार्टी को तो वोट नहीं करने जा रही हूं। और लाजिम है कि फिर वो कहीं ना कहीं जो वोट था वो उनका परिवार है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए ही वोट करेंगे। लेकिन एक मैसेज जरूर गया। आकाश जी, आपका रुख कर लेती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में तो नहीं किया, दिल्ली में वो गठबंधन हुआ। जब आम आदमी पार्टी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने आया तो कभी दिल में ये ख्याल आया होगा कि जल्दबाजी कर दी, अगर यहाँ गठबंधन नहीं करते तो शायद इस बार हमें फायदा मिल जाता, ऐसा हुआ क्या? देखिए प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिल्ली हो या कोई एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन नहीं किया है। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी समविचारी दल है, जितने भी इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो सभी दलों को इकट्ठा करने का एक बड़ा उद्देश्य लेके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कोशिश की थी। तो ये उनका अपना विषय है, स्वाति मालीवाल जी का, उनके पार्टी का। उससे कांग्रेस पार्टी पे और हमारे गठबंधन पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अजय जी ये बताइए ना, संविधान दिल्ली में ही गठबंधन करके बचेगा, पंजाब में वो गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, फिर ये बता दीजिए जी। जो चुनाव के जो भी सबसे बड़ा ये होता है, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, जो अभी बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट दावा करते हैं, जो भाजपा और एनडीए 48% वोट शेयर तक पहुंच गई थी जब चुनाव उन्होंने 2019 का जीता था, तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ऑफ वोट, सेक्युलर वोट, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, जो उनसे अगर सबको इकट्ठा किया गया तो वो उनसे ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी एक कांग्रेस की सोच थी कि ये जितने भी खिलाफ के वोट है उसको कैसा जोड़ा जाए और ये सरकार जो लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सरकार है इसको कैसे बाहर निकाले। उस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन बना है और सभी स्टेट पार्टीज जहां जिन स्टेट पार्टीज की ताकत थी, जो ये मोदी सरकार को हटाने के लिए, ये तानाशाही सरकार को दूर करने के लिए हमारे साथ आना चाहती थी, उसके साथ कांग्रेस जुड़ी और बड़ी ताकत से उसका फायदा हो रहा है कि ये जितना भी सेकुलर वोट बैंक है। अजय जी के पास मैं चली जाती हूँ। अजय जी, ये कौन सा मैथ्स का फॉर्मूला है जो दिल्ली पर तो लागू होता है लेकिन पंजाब में जाकर के उसका जो रिजल्ट है वो तब्दील हो जाता है, ये बता रहे हैं आकाश जी। आकाश जी मैं आती हूँ आपके पास में। अजय जी से भी जरा एक कमेंट ले लूं, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात आप पूरी कर लें पहले जी। प्रीति जी, पंजाब हो, केरला हो, हमारी वेस्ट बंगाल हो,
आप एक बात समझ के लीजिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी की ताकत है और कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस वहां सरकार में थी और कांग्रेस को हटा के आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनी। तो हम जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक वोट बैंक होता है उसको हम बीजेपी को स्पेस क्यों दे? वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को स्पेस मिला पिछले चुनाव में, केरला के अंदर यूडीएफ और एलडीएफ ही है और 7% वोट भाजपा का है। तो हम लेफ्ट के साथ तो पूरे देश में है, लेकिन केरला के अंदर जहां भाजपा है ही नहीं तो उसको हम स्पेस क्यों दे? ये सादी रणनीति है और हर पार्टी, ये भाजपा तो हर बार करती है, हमने किया तो कौन सा गलत किया प्रीति? ठीक है, मैं अजय जी का रुख कर रही हूँ। अजय जी, मुझे मैथ्स गणित बहुत पसंद है। गणित में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी थ्योरी को दिखाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो उसमें दोनों पलड़े बराबर होते हैं, तभी वो प्रूव हो पाता है। अब यहाँ पर आकाश जी जिस थ्योरी को दिल्ली में सही साबित करते दिखा रहे हैं, वही थ्योरी पंजाब में जाकर बदल गई है। जो दलीलें उनकी हैं, जनता क्या उस दलील को समझ पाई है? क्योंकि जो सवाल मेरे जहन में है, मुझे लगता है वही सवाल देशवासियों के जहन में होगा। बीजेपी को इसका फायदा पंजाब में मिलता दिख रहा है क्या? और दिल्ली के आपके इंटरनल सर्वे क्या कहते हैं? हालिया डेवलपमेंट का असर आपको फायदे में होता हुआ या नुकसान? प्रीति जी, पहली बात तो इस तरह की अर्थमेटिक्स की बात वही इंसान कर सकता है जो पॉलिटिकल स्टूडेंट ही ना, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स पर नहीं चलती, इमोशन, परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी पर भी चलती है। हम पूरे साल भर ग्राउंड पर रहते हैं, हमारा जमीनी कार्यकर्ता आपको वहां दिखेगा। जब कोविड का समय था, मुझे अच्छे से याद है, कोविड के कार्यकाल में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे जो जमीन पर लोगों को खाना पहुंचाना हो, मास्क देना हो, लोग की मदद करना हो, वहां पर उस समय बैठे हुए थे। और ऐसा नहीं कि हम एक दिन की राजनीति करते हैं, 2 दिन की राजनीति करते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं भाई 24/7 पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं साल भर। इसीलिए हम लोग के बीच में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं, उनकी चीजों को जानते हैं और इसीलिए उनसे कनेक्टेड चीजों पर ही हम काम करते हैं। ये मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी लगती है, इसी कमरे में बैठ के, अरे पिछली बार तो हमारा 1 लाख वोट था, 1 लाख आम आदमी पार्टी को मिल गया था, दोनों जोड़ देते हैं 2 लाख हो गए। तो ऐसी पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, जो उनको लगता है कि इसी कमरे में अगर गठबंधन हो गया तो उसको जमीन पर लोग स्वीकार कर लेंगे। अरे ऐसा गठबंधन तो सपा बसपा के बीच में भी हुआ था, उस गठबंधन का क्या हुआ? और ये कैसा गठबंधन है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता भगवंत मान वहां पर बैठ करके पंजाब में कहता वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। वो कांग्रेस को दिन भर लताड़ रहे हैं। कल भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने बड़ी अपमानजनक बातें कांग्रेस के नेताओं के लिए वहां पर पंजाब में कही हैं और एक तरफ आप उनके लिए कुछ नहीं कह पा रहे हो। और सरप्राइजिंग एलिमेंट देखिए, जब केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने के लिए एक भी कांग्रेसी ग्राउंड पर नहीं था। अगर आप 7 सीटों की बात कर लें तो केजरीवाल ने तो फिर भी कांग्रेस की सीटों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया है, लेकिन एक भी राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता आकर के केजरीवाल की जो सीटें 4 सीटें उन पर आकर प्रचार प्रसार नहीं किया। ये कैसा गठबंधन है? ना साथ है, ना साथी है, ना कार्यकर्ता है, ना कोएलिटेड कोई दफ्तर है, ना कोई कैंपेन रैली साथ में है। भाई ये तो एसी कमरे का गठबंधन है ना, तो एसी कमरे के गठबंधन को वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे एसी कमरे वालों को पहले मिलता है। तो आप राज बिहारी जी का विरोध कर रहे हो। राज बिहारी जी, आप इत्तेफाक जब रखते हैं क्या अजय जी की बातों से? और साथ में दिल्ली में जो तमाम हालिया दिनों में डेवलपमेंट्स हुई, केजरीवाल का जेल जाना, जमानत पर बाहर आना और बाहर आते ही एक और कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाना, दिल्ली की जनता उस पार्टी से ये उम्मीद नहीं रखती जो पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति इंसाफ दिलाने के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत रही और फिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। आज वही पार्टी प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली की जनता पर इन घटनाओं का, इन डेवलपमेंट्स का कुछ असर हुआ होगा? वोट्स पर उसका असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी और स्वाति मालीवाल कांड, जिससे कांग्रेस के प्रवक्ता पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की पूरी तरह से जांच की मांग की थी। चाहे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे कांग्रेस के दूसरे नेता हों, उन्होंने स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की आलोचना करते हुए जांच की मांग की। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ये जनता तक बड़ा मैसेज गया है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली के जो मतदाता, खास तौर पे जैसे ग्रेटर कैलाश में आपने दिखाई दिया, ग्रेटर कैलाश जो एक बड़ा पॉश इलाका है जहाँ पर लोग बहुत कम वोट डालने पहुँचते हैं, वहाँ भी इस बार लोग वोट डालने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो डर था कि दिल्ली के मतदाता कहीं नैनीताल घूमने ना चले जाएँ, कहीं हरिद्वार नहाने ना चले जाएँ, ये एक डर था। लेकिन लग रहा है कि इस बार मतदाता दिल्ली से कम बाहर गए हैं, वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। और ये बता रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में 10 साल से राज चल रहा है, मुफ्त का राज चल रहा है और विकास कार्य ठप हो गए हैं
और केवल एक कीर्तिमान स्थापित करने के झूठे झूठे वायदे गढ़े जाते हैं, दावे किए जाते हैं, तो उसका भी एक असर है। और इसी कारण देखेंगे तो दिल्ली में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। और ख़ास तौर पे स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद में जनता में संदेश गया है कि केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ और है। मुख्यमंत्री के आवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ इस तरह का अगर व्यवहार होता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या हंगामा मचाएंगे अगर उनके पास में पुलिस होती, क्योंकि वो बार बार दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो दावा कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर की जनता के बीच भी पहुंच रही है कि इनकी कथनी करनी में फर्क है और केजरीवाल खामोश क्यों रहे। उनकी खामोशी भी उनके मुझे लगता है विपरीत दिशा में चली गई और विपक्षी खेमे ने उसको भरसक बुनाने की कोशिश की। एक छोटे में कमेंट पहले रविंद्र जी का ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम इलेक्शन कमीशन का डेटा भी आपको बताएंगे। रविंद्र जी, इसी मुद्दे को लेकर आपका कमेंट क्या है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। वही राजनीति में भी होता है जी। बीजेपी बहुत अग्रेसिव है स्वाति मालीवाल, क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के बिल्कुल नहीं है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उस नहीं है। उस समय के जब आप मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ था उस पर बीजेपी के नेताओं के अगर आप बयान को सुनेंगे तो खुद हर व्यक्ति को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं लोग। तो ऐसा है कि प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, उस पर कहाँ बीजेपी का कोई नेता बोला, उसको सिर्फ डिफेंड किया जा रहा है। दोनों खेमों में कुछ इस तरह की लूप होल्स हैं जिसका फायदा दोनों पक्ष और विरोधी उठाते रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवनाथ भी जुड़ गए हैं। देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, कहां पर आप मौजूद हैं? किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं? मतदाताओं में किस तरह का चुनावों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, ग्रेटर कैलाश में खड़ा हूं मैं और अगर मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। प्रचंड गर्मी है, गर्मी के बावजूद लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं और साथ ही वोट की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रीति कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आपने वोट डाला, आपने क्या सोचकर वोट डाला? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सर, हमने यही सोचा कि इस बारी भी हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आए, तो इसलिए हम वोट देने के लिए आए। चाहे जितना मर्जी काम हो, लेकिन सारे काम छोड़ कर आए हम लोग वोट देने। ठीक है, आप बताइए आपने क्या सोचा इस बार वोट करते हुए? हमारे लिए मोदी जी जैसे लाइक हमारे ग्रैंडफादर जैसे होते हैं वैसे ही है बिल्कुल। एंड उन्होंने इतने भले काम किए तो हम आगे भी चाहेंगे वो आगे भी चीज़ें ऐसे होती रहे हमारे लिए। आपके मन में क्या आया जब आप वोट करने गए, तो आपने क्या सोचा? सर, बिल्कुल यही सोचा कि 5 साल पहले भी मोदी जी आए थे, उन्होंने बहुत बेटर चीज़ें करी है, तो ज़रूर है कि इस साल भी आएंगे तो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो यही सोच कर। महिला सुरक्षा की बात कुछ ध्यान में आती है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? आती है, बिल्कुल आती है। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं जब से वो आए हैं। अब हमारा निकलना वैसा है कि हम बिना डर के भी निकल पाते हैं, तो वो सब चीज़ें मोदी जी की वजह से ही हुई हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। तो देखिए, दिल्ली है, दिल्ली के लोग हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं, आप बताइए विकास को लेकर के सवाल खुद खड़ा करते हैं नहीं करते? सर, विकास बहुत बढ़िया है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों से, सबसे बाहर आइए, वोट करिए और अपनी सरकार चुनिए बस। तो देखिए, मैंने देखा यहाँ पर प्रीति की, यहाँ कई बार ऐसा देखा मैंने कि महिलाएं आती हैं यहाँ पर और खुद एक जो बूथ बना हुआ है यहाँ पर वो खुद वोट की अपील करती हैं कि आप भी घर से निकलिए, बाहर निकलिए और वोट कीजिए। ये सबसे अच्छी बात है कि लोग खुद ही अपील कर रहे हैं। लोग खुद जागरूक हैं, यही जागरूक मतदाता हैं और इन्हीं मतदाताओं के एक एक वोट की मदद से हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक मजबूत सरकार भी केंद्र में इनकी बदौलत बन सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास फिर से देवनाथ। यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। यहाँ रास बिहारी जी, आप स्टेटमेंट को भी सुन रहे थे, दोनों पार्टियों के पक्ष को भी आपने सुना। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर जिन मुद्दों को बता रही है, मैं ज़्यादातर वोटर्स को सुन रही हूँ, लोग राष्ट्र के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि ये कतई गलत नहीं है कि रोज़गार और गरीबी जो है, महंगाई जो है, वो भी एक मुद्दा है जिन्होंने इन चुनावों में एक वेव क्रिएट किया। लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता जब प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है तो लोग राष्ट्र को लेकर के आगे चलते हैं और अन्य मुद्दे भुला देते हैं। देखिए, इस बार ये पूरा चुनाव मोदी सरकार के कामों पे, जैसे पहले भी कहा है मैंने जी, और उसके खिलाफ जो इंडी गठबंधन बना है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमने केरल के अलावा वामपंथियों से बाकी देश में समझौता किया है, लेकिन है कहाँ है बाकी देश? केरल के अलावा वाम दल हैं कहाँ? इसी तरह देखेंगे टीएमसी
से बंगाल में समझौता नहीं हुआ, बाहर सब कहाँ टीएमसी। तो इसी तरह देखेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस पिछले 10 सालों में ना विधानसभा में है, ना लोकसभा में है, ना नगर निगम में है। तो कांग्रेस के लिए ये दिल्ली में मौका था कि वो अपने दम पर अगर चुनाव पूरी टाइमिंग में चूक गए। मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर दी, गठबंधन नहीं करते तो शायद कांग्रेस के फेवर में ज्यादा रहता और कांग्रेस में राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर खेलते, जिसमें मुझे लगता है वो चूक गए। यहाँ रविंद्र जी इत्तेफाक रखते हैं क्या, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? नहीं, जो जल्दबाजी नहीं की है। देखिए ऐसा है कि जो इलेक्शन का जो पुराना एक्सपीरियंस है, वो जब अलायंस होता है, आपको देखिए पिछली बार भले उत्तर प्रदेश में बीजेपी 14 में 73 सीट जीत गई थी, लेकिन जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ तो बीजेपी की सीटें कम हो गई। देखिए एक पॉलिटिकल अलायंस जमीन पर जो होता है वो अलग तरीके से होता है, जो राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं उसके तरीके से नहीं होता है। इस गठबंधन का नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाले 4 जून को पता लग जाएगा।